FM लाइफलाइन, लाइफलाइन, लाइफलाइन। श्रोताओं नमस्कार। आज के FM लाइफलाइन कार्यक्रम में हमारे विशेष मेहमान हैं डॉक्टर इंदरपाल सिंह सहगल, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पल्मोनरी मेडिसिन, PGI चंडीगढ़। डॉक्टर इंदरपाल सिंह सहगल, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे चेस्ट में यानी हमारी छाती में होने वाली अलग अलग तरह की समस्याएं, और खास तौर पर एक समस्या है क्रॉनिक पल्मोनरी एस्परजिलोसिस। एक तरह की फंगस है जो हमारे लंग्स में या फेफड़ों में ग्रो करती है। ये क्या है और इसका क्या उपचार है? डॉक्टर साहब, सबसे पहले मेरा आपसे यही सवाल होगा कि छाती में किस किस तरह की समस्याएं या बीमारियां हो सकती हैं? अगर आप पूछें, छाती जो रोग है वो काफी कॉमन है, क्योंकि हम जो सिर्फ एक फेफड़े हैं जो एनवायरनमेंट से डायरेक्टली कांटेक्ट में है। क्योंकि जो हम हवा में सांस लेते हैं, हवा में जो भी प्रदूषण है, कीटाणु है, वो सीधा हमारे फेफड़ों में जाते हैं। वहां पे हमारी बॉडी की इम्यून रिस्पांस जो है, जो नॉर्मल इम्यूनिटी है, उसको क्लियर करती है, और हम फिर भी इतने गंदे वातावरण में रहते हुए भी हम सेहतमंद रहते हैं और ऐसी कोई दिक्कत जनरली होती नहीं है। काफी चीजें हैं जो हमारे फेफड़ों को इस वजह से अफेक्ट कर सकती है, जैसे इन्फेक्शंस होते हैं। खासकर इंडिया में, भारत में ट्यूबरक्लोसिस काफी कॉमन डिजीज है, इसका काफी हाई इंसिडेंस है। और फेफड़ों के जो इन्फेक्शंस, दूसरे इन्फेक्शंस होते हैं, वो भी कॉमन है। खासकर अभी हमने देखा कोविड के दौरान जो सबसे ज्यादा असर हमारे फेफड़ों पर ही हुआ, वो इसलिए हुआ क्योंकि हम सांस लेते हैं तो ये सारे कीटाणु हमारे फेफड़ों में जाते हैं, वहां असर करते हैं, और हमारा शरीर, जो हमारी बॉडी है, उसको क्लियर करने की कोशिश करती है। इसी तरह से इन्फेक्शंस के अलावा एलर्जी की तकलीफ जो होती है, जैसे दमा भी काफी मरीजों में है। अभी हमने एक पॉपुलेशन बेस्ड, मतलब कम्युनिटी में हमने देखा कि दमा कितना प्रेवेलेंट है, तो हमने उसमें अंदाजन 80,000 लोगों का इन्वेस्टिगेट करा, जो कि विलेज में जाकर हमने देखा। वहां पर 80,000 में से 20,000 लोगों को कुछ छाती की समस्याएं थी, और उनमें से हमने देखा 4% लोगों को दमे की शिकायत है। मतलब 20,000 में से 4% लोगों को दमे की शिकायत है। और COPD जो है, जो कि काला दमा भी बोला जाता है, जो बीड़ी के सेवन से, हुक्के के सेवन से, और जो हमारी जो बहनें और जो फीमेल्स हैं जो चूल्हे पे खाना बनाती हैं, उनको भी ये दिक्कत होती है, जिसको हम काला दमा बोलते हैं। उसकी जो प्रेवलेंस है वो अबाउट 10% है। डॉक्टर साहब, हम यूं ही अपनी चर्चा जारी रखेंगे दमे के बारे में। एक श्रोता ऑनलाइन है, आइए उनको कार्यक्रम में शामिल किया जाए और उनकी शंका दूर की जाए। हेलो। हाँ जी। कार्यक्रम FM लाइफलाइन में आपका स्वागत है। अपना नाम बताइए। मैं मिसेस बेदी बोल रही हूँ। मिसेस बेदी, आप अपना प्रश्न पूछिए। हाँ जी, नमस्कार डॉक्टर। नमस्कार। हाँ जी डॉक्टर, मेरे एक क्वेश्चन ये है कि हमें कौन से सिम्टम में अलर्ट हो जाना चाहिए कि लंग्स में प्रॉब्लम है? जब आप लंग्स की बात कर रहे हैं, हाँ तो जी। लंग्स में जो कॉमन सिम्टम्स हैं वो है खांसी और सांस का फूलना, बलगम आना खांसी के साथ, बलगम में खून आना, और कई बार सांस जब हम गहरा खींचते हैं छाती में दर्द होना, तो ये, और सांस लेते हुए कई बार छाती से सीटियां बजना और घड़घड़ की आवाज आना। तो ये सबसे कॉमन जो सिम्टम्स हैं जो हम देखते हैं छाती के रोग में। ठीक है जी। और अगर हमें, खासकर अगर बलगम में खून आ रहा है, तो उसमें हमें जरूर चौकन्ना हो जाना चाहिए और डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए, क्योंकि बलगम में खून आ रहा है मतलब कुछ दिक्कत है ही है अंदर, तो है। उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और सांस फूल रहा है, अगर जैसे सांस फूलने का कारण एक हार्ट की प्रॉब्लम भी हो सकती है, बट अगर बहुत ज्यादा सांस फूल रहा है, साथ में खांसी आ रही है, उस दौरान हमें छाती के डिजीज जो है, छाती की दिक्कत जो है, वो सोचनी चाहिए और उस हिसाब से छाती के विशेषज्ञ के पास जाना चाहिए। डॉक्टर, मैं डायबिटिक हूँ 32 साल से। आई एम 72 और पर मैं ठीक चल रही हूँ। इंसुलिन 6 साल से ले रही हूँ और वैसे सब ठीक है। पर डॉक्टर, जो पिछली बार सर्दी पड़ी थी, बहुत भयंकर सर्दी थी, उसमें हमें कोई क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए डायबिटिक्स को? देखिए, अगर पिछली सर्दी
अवधि की बात करेंगे तो उस दौरान कोविड काफी पीक पर था। तो अगर हमें छाती के जो इन्फेक्शंस हैं, क्योंकि हम हवा में सांस लेते हैं तो सबसे ज्यादा रिस्क रहता है हमें छाती के इन्फेक्शंस होने का। उससे बचने के लिए मास्क लगाना बहुत जरूरी है। उससे आप जो कॉमन कोल्ड कहते हैं जिसको आजकल वायरल फीवर, उससे बचे रहेंगे। और खासकर जो डायबिटिक्स हैं उनमें देखा गया है कि निमोनिया की शिकायत हो सकती है और टीबी हो सकता है और फफूंद का इन्फेक्शन हो सकता है। ये सारी चीजें हम प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हम मास्क लगाएं, साफ वातावरण में रहें, वो कर सकते हैं आप मेरे ख्याल से। मिसेस बेदी, कार्यक्रम में फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, एक और श्रोता ऑनलाइन है, आइए उनको भी कार्यक्रम में शामिल किया जाए। हेलो। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार, कार्यक्रम एफएम लाइफलाइन में आपका स्वागत है। अपना नाम बताइए। मैं जाडला टाउन से सतीश संधू बोल रहा हूँ। सतीश संधू जी, स्वागत है आपका, और अपना प्रश्न पूछिए। मेरे जी चेस्ट में ना खाना खाने के बाद दर्द होता है, जैसे जलन जी होती है। डॉक्टर साहब, आप इन्हें बताइए कि क्या कारण हो सकता है इस जलन का। ये खाना खा के जो जलन हो रही है, ये आप मैंने फरवरी में स्टंट डलवाए थे जी। अच्छा। तो उसके बाद जो खून पतले वाली गोली लगाई ना, उससे मेरे को अल्सरेटिव कोलाइटिस हैगा, तो ब्लड बहुत लीक करने लग पड़ा। हाँ जी। और फिर मैंने 2 महीने में मेरा ख्याल 12 यूनिट ब्लड के चढ़वाए। अच्छा। उसके बाद फिर मैं पीजी ट्रीटमेंट करवाया। उन्होंने मेरे को 6 दिन रखा वहाँ पर, एडमिट किया और इंजेक्शन लगाकर उन्होंने अपना ट्रीटमेंट किया। उसके बाद मैं 1 महीना फिर ठीक रहा। तो आपकी जो दिक्कत है ये अगर मैं सही समझ पा रहा हूँ, आपको गैस्ट्राइटिस है और पेट में शायद अल्सर है, जो खून पतला करने की दवाई से अक्सर हो जाता है। खासकर अगर उसके साथ हम स्टेरॉइड ले रहे हैं या शराब का सेवन कर रहे हैं या खाना हम ऐसा खा रहे हैं जो बहुत मसाले वाला, मिर्ची वाला, अगर ये सब चीजें हैं तो उससे थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है। तो आप क्योंकि स्टेंट डलवा चुके हैं तो आपके खून पतले करने की दवाई तो हम बंद कर नहीं पाएंगे, है ना। आपको फिर उसके लिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ही करनी पड़ेगी। इसके लिए कुछ शायद आपको एडवाइस भी किया गया होगा। अल्सर के लिए, एसिडिटी के लिए दवाई आती है जो दिन में एक बार सुबह निर्नावासी खानी होती है। अभी जो आपकी दिक्कत है वो सुनकर तो मुझे पेट का अल्सर ही लग रहा है, तो शायद आपके पेट वाले डॉक्टर्स के पास जाना पड़ेगा आपको फिर से। कार्यक्रम में फोन करने के लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद। एक और श्रोता ऑनलाइन है, डॉक्टर साहब उनको भी हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे। आइए जानें कि वो क्या पूछना चाहते हैं अपनी चेस्ट यानी छाती की किसी समस्या के बारे में। हेलो। हेलो। कार्यक्रम एफएम लाइफलाइन में आपका स्वागत है। अपना नाम बताइए। नमस्कार सर जी। नमस्कार। मेरा नाम भूपेंद्र सिंह है, मंडी गोविंदगढ़ से बोल रहा हूँ। हाँ जी भूपेंद्र सिंह जी, अपना सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। सर, ये मेरे चेस्ट में पेन होता है सर। चेस्ट में कहाँ पेन होता है? ये सर सेंटर में बीच में ही होता है। ये बैठे बैठे होता है या कुछ काम करने पे होता है? हाँ सर, जैसे मैं ट्रक ड्राइविंग करता हूँ सर, ये मैं खिड़की में उतरता चढ़ता हूँ तो मेरे पेन होता है, या मैं साइकिल चलाता हूँ तो मेरे दर्द होता है। तो सर ये आपको हार्ट की प्रॉब्लम है सर। आपको तुरंत किसी कार्डियोलॉजिस्ट की ओपिनियन लेनी चाहिए, क्योंकि ये जो आपके लक्षण हैं ये दिखा रहे हैं कि जब आप थोड़ा सा भी हैवी काम करते हैं तो दिल के ऊपर जोर पड़ रहा है और इसलिए वो पेन हो रहा है। और ये पेन सेंटर के अलावा आपके जो कंधों में भी जा सकता है और जो आपका जॉ है, जो जबड़ा है, वहां पर भी आ सकता है। तो अगर ये लक्षण है आपको तो आपको हार्ट वाले डॉक्टर को तुरंत दिखाना चाहिए। सर कंधों में भी थोड़ा थोड़ा दर्द होता है। तो ये आपको हार्ट की दिक्कत है सर, आप इसको इग्नोर ना करें। तो सर ये इसमें मुझे किसी ने बताया कि खून गाढ़ा होने से होता है ये दर्द। अभी तो आपकी जो दिल की जो नसें हैं उनमें कुछ दिक्कत है, ठीक है। अभी आप इसको इग्नोर नहीं करो, चाहे खून गाढ़ा हो या पतला हो वो हम बाद में देखेंगे। पर जो खून की नसें हैं वो अभी शायद सिकुड़ रही हैं। अगर आपको मैं नॉर्मल एक उदाहरण देता हूँ, अगर आप पंप यूज करते हैं, उसके आगे पाइप यूज करते हैं ना आप, तो अगर पाइप में कचरा होता है तो पंप का क्या होता है? पंप खराब हो जाता है ना। जी। तो ऐसे ही आपकी जो खून की नसें हैं उसमें कचरा जमा हो रहा है और वो आपके पंप यानी कि जो दिल है उसके ऊपर जोर डाल रहा है और वो कभी भी खराब हो सकता है। तो आप तुरंत हार्ट वाले डॉक्टर के पास जाइए। कार्यक्रम में फोन करने के लिए आपका शुक्रिया। ठीक है सर, धन्यवाद। डॉक्टर साहब, हम अपनी चर्चा जारी रखते हैं। हम बात कर रहे थे दमा यानी अस्थमा की, और आप बता रहे थे कि कहाँ कहाँ प्रेवलेंट है, किन लोगों को है। आइए उसी को जारी रखें। तो हमने एक कम्युनिटी सर्वे किया है, एक स्टडी करी है जो हमारे डिपार्टमेंट ने करी है। वो आईसीएमआर से फंडेड है, जिसमें हमने जाकर देखा कि
जो हमारे रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हैं वो कम्युनिटी में कितने कॉमन हैं। तो उसमें हमने कुछ हरियाणा की विलेजेस जो नारायणगढ़ में हमने खासकर देखा, उसमें 20,000 लोगों में 4% लोगों को दमा है और 8 से 9% लोगों को COPD की दिक्कत है। कुछ पेशेंट्स को ILD की दिक्कत भी है, जिसमें जो कि हम कहते हैं कि फेफड़े श्रिंक हो रहे हैं। कुछ पेशेंट्स हमने वो भी देखे, कुछ हमने जो क्रॉनिक पल्मोनरी एस्परजिलोसिस है वो भी देखे, कुछ हमने TB के मरीज देखे। तो हमने ऐसा नहीं है कि कम्युनिटी में नहीं देखे सिम्टम्स वाले मरीज, हमने काफी मरीज देखे, क्योंकि हम एक रेफरल सेंटर है। हमारे पास जो मरीज आता है और जो हम पेरिफेरी में देखते हैं उसमें कुछ तो अंतर है। हमारे पास काफी एडवांस डिजीज में आते हैं मरीज, पर वहां पर हमने देखा कि मरीजों को बहुत ज्यादा सिम्टम्स नहीं है, डिजीज इनिशियल स्टेजेस में ही है, तो शायद हमने वहां जाकर वो पकड़े भी हैं डिजीज। तो ये कॉमन डिजीज है जो हम कम्युनिटी में देखते हैं। डॉक्टर साहब, इन कॉमन डिजीजेस में से तकरीबन कितने लोगों में ट्यूबरकुलोसिस यानी TB पाई जाती है? देखिए, अगर आप ओवरऑल WHO के उसके हिसाब से देखें तो भारत जो है वो हाई TB बर्डन स्टेट है। मतलब कि TB के जो बर्डन है हमारे देश में बहुत ज्यादा है। उसके लिए काफी एफर्ट्स भी डाल रही है हमारी सरकार, और उसमें हमने TB को खत्म करने की जो निश्चय किया है 2025 तक का, जो कि WHO का था 2030 तक खत्म करने का, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये एफर्ट लिया है कि 25 तक खत्म करना है। तो उसके लिए कोविड की वजह से वो प्रोग्राम में थोड़ा हमारा रुकावट आ गया, बट आई थिंक अगर हम ओवरऑल देखें तो शायद हम थोड़ी ठीक जगह पे जा रहे हैं। काफी नए टेस्ट भी आ गए हैं जिसकी वजह से हम TB को जल्दी पकड़ सकते हैं। अब हम इस बजाय कि मरीज हमारे पास आए, अब हम कोशिश कर रहे हैं कि हम मरीज के पास जाएं, ताकि TB वाला जो मरीज है वो एक मरीज जो है काफी मरीजों को, काफी पेशेंट्स को, काफी लोगों को वो कीटाणु दे सकता है। तो हमारी कोशिश है कि उस एक मरीज को हम पकड़ लें, क्योंकि वो सबसे जरूरी है। पहले मरीज को पकड़ो और उसका स्प्रेड रोको। उसके लिए अब जो हमारे एफर्ट्स हैं प्रोग्राम में, वो हम एक्टिव केस फाइंडिंग की तरफ जा रहे हैं। मतलब हम जाकर उसको ढूंढेंगे, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो उसके लिए एफर्ट्स बहुत ज्यादा चाहिए। कुछ स्टेट्स में ये पायलट प्रोग्राम के तरह से कर रहे हैं, अब देखते हैं क्या उसमें आता है, बट यही आगे हमें लेकर जाएगा और TB को हमें बहुत जल्दी कम करना है। तो डॉक्टर साहब, जब TB का एक पेशेंट आपने डायग्नोज कर लिया और उसकी आपने दवाई शुरू कर दी, तो वो दवाई कितनी देर चलती है? तो वो दवाई अगर वो नॉर्मल TB का मरीज है उसमें 6 महीने चलती है। 6 महीने से ज्यादा हम जनरली देते नहीं है, और जो गवर्नमेंट से, जो सरकार से डॉट्स में मिलती है वो 6 महीने के लिए मिलती है और काफी इफेक्टिव है। ये एक ऐसी दिक्कत है जो हम ट्रीट कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली मरीज हमारे जो हैं वो अपनी दिक्कत को काफी टाइम तक इग्नोर करते हैं, और जब ये फैल जाती है फिर हमारे पास आते हैं, और इसी कारण हम कम्युनिटी में भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मरीज अपने लक्षण को छुपाता है और उस दौरान वो काफी लोगों को इन्फेक्शन फैलाता भी है। डॉक्टर साहब, हम TB की चर्चा यूं ही जारी रखेंगे। एक और श्रोता ऑनलाइन है, आइए उनको भी कार्यक्रम में शामिल किया जाए। हेलो। नमस्कार। नमस्कार, कार्यक्रम FM लाइफलाइन में आपका स्वागत है। अपना नाम बताइए। संजीव भाई और डॉक्टर साहब को यश कुमार वर्मा के प्यार भी नमस्कार। नमस्कार। पूछना था छाती के बारे में जी, कि छाती में जो होता है बलगम का जमना, वो किस कारण से होता है? क्या आप बीड़ी या हुक्के का सेवन करते हैं? जी मैं तो नहीं करता, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ सर कि ना मैंने दादाजी के साथ रहा हुआ हूँ। हाँ जी। तो मैंने दादाजी को ना बलगम अपने नजदीक से देखे, तो दादाजी की ना डेथ हो गई थी। हाँ जी। तो वो चाय और बीड़ी बहुत पीते थे, हुक्का भी पीते थे। तो उनको जो हम नॉर्मल हिंदी भाषा में काला दमा बोलते हैं और अंग्रेजी में COPD बोलते हैं। तो वो जब हम देखो, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारे फेफड़ों की उम्र भी बढ़ती है। जब हम बीड़ी का और हुक्के का सेवन करते हैं तो हमारे फेफड़े की उम्र हमारी वास्तविक उम्र से बहुत ज्यादा जल्दी बढ़नी शुरू हो जाती है, और अगर आप 40 साल के हैं तो आपके फेफड़े उस दौरान 60 या 70 साल की उम्र तक पहुंच जाते हैं। क्योंकि बीड़ी एक धुएं का डायरेक्ट एक्सपोजर होता है, तो वो अंदर जाके हमारे सांस की नली को इरिटेट करता है, और जिस वजह से बलगम ज्यादा बनती है, और वो बनती रहती है, धीरे धीरे और बनती रहती है। उसमें इन्फ्लेमेशन होती है, सूजन आती है, और वो दिक्कत और ज्यादा बढ़ती है। उसका सबसे जरूरी इलाज है आप बीड़ी और हुक्के का सेवन जो है तुरंत बंद करें। उसी से जो है आगे दिक्कत बढ़ने में हम कम कर सकते हैं। पर जो आपकी जो नुकसान आ गया है फेफड़े को, उसको हम ठीक नहीं कर सकते हैं। वो कभी ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि वो ऑलरेडी उसको डैमेज हो चुकी है। जाते जाते वही 3 लाइनें जरूर, इरशाद जरूर सुनाइए जी। 107
दो के ही कार्यक्रम सुनते हैं हम तो हर पल। इनसे सीख कभी नहीं आई हमारी जिंदगी में दलदल, ना ही किसी काम के बारे में कहते करेंगे इसे कल कल। छाती या फेफड़ों में कोई समस्या आई है तो यह भी जाएगी टल टल। इसी के बारे में हम सबसे मिलने आए आज डॉक्टर इंद्रपाल सहगल। बहुत बढ़िया यश कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कार्यक्रम को पसंद किया और उसकी तारीफ की। इसी तरह आप आकाशवाणी के साथ जुड़िए रहिए और हम आपको कुछ ना कुछ नया सुनवाते रहेंगे। कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, हम अपनी चर्चा जारी रखते हैं टीबी पे, और आप बता रहे थे कि तकरीबन 6 महीने दवाई खाने के बाद मरीज ठीक हो जाता है। हाँ जी। जब मरीज ठीक हो गया तो क्या टीबी उसको फिर से भी हो सकती है? जी बिल्कुल हो सकती है। ये देखा गया है कि पहले 2 सालों में मरीज को दोबारा से टीबी होने के चांसेस जो हैं वो थोड़े ज्यादा होते हैं, और 2 साल के बाद ये चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। वो इसलिए भी होता है कि खासकर देखा गया है कि अगर टीबी का ऐसा कोई कीटाणु है जो रह गया है मरने से, और बॉडी की इम्यूनिटी जो है वो हमारी कभी बीच में कम होती है, तो वो रिस्क थोड़ा रहता ही है। पहले 2 सालों में ये रिस्क होता ही है। डॉक्टर साहब, मेरे जहन में आ रहा था एक सवाल कि टीबी हुई, टीबी का इलाज करवाया और मरीज ठीक हो गया, और उसको उसके बाद भी कई बार खांसी आ रही है, बलगम आ रही है, ये समस्या कंटिन्यू करती है, तो उसका क्या कारण होता है? टीबी का फिर से होना या फिर कोई और कारण है इसमें? देखिए, जो टीबी होती है, अगर मैं नंबर्स में ही बात करूंगा क्योंकि इससे थोड़ा समझ ज्यादा आता है। जैसे 100 मरीज अगर हम ले टीबी के, उसमें से हम माने कि 20 मरीजों को ऐसा होता है जो टीबी अपने लक्षण छोड़ जाता है, क्योंकि कई मरीजों में डिजीज इतना आगे बढ़ चुका होता है कि दवाई के बावजूद भी वो पूरी तरह से हील नहीं हो पाता। तो उसको हम कहते हैं कि फेफड़ों में गड्ढे बन गए। जैसे सड़क में गड्ढे बन जाते हैं, उसमें बार बार पानी इकट्ठा होता है, कीचड़ इकट्ठा होता है, इसी तरह से जो फेफड़ों में गड्ढे हो जाते हैं जो कि भर नहीं सकते हैं, उसमें क्योंकि हम सांस लेते हैं तो वो उसमें कई सारे कीटाणु जाके बैठ जाते हैं, जिसमें कि एक फफूंदी है जिसको हम इंग्लिश में फंगस बोलते हैं, हिंदी में कोई फफूंद बोलता है, कोई पंजाबी में उली बोलता है, कोई उसको काई बोलता है और कोई उसको फुई बोलता है। तो ये कई सारे इसके नाम हैं। कोविड के दौरान इसको ग्रीन फंगस भी बोला गया है। तो ये जो फंगस है उन गड्ढों में जाके बैठ जाती है और वहां बैठ के धीरे धीरे बढ़ती रहती है, और उस नष्ट हिस्से को, जो फेफड़े का हिस्सा नष्ट हो चुका है, उसको और नष्ट करती है। बार बार इन्फेक्शन होने की वजह से वहां नए खून की नसें जो अंकुरित हो जाती हैं, छोटी छोटी नसें जो कि बहुत पतली होती हैं, और उसके कारण जब आप बहुत तेज खांसी करते हो या जब कोई इन्फेक्शन होता है तो ये नसें फट सकती है और उस दौरान बलगम में खून आता है। कई बार इतना भी आता है कि जानलेवा भी हो सकता है। उसके अलावा बार बार बलगम बनना, बुखार आना और वजन कम होना, ये सारे लक्षण टीबी के भी हो सकते हैं, और ये लक्षण जो हम फंगस या फुई का इन्फेक्शन बोल रहे हैं उसके भी हो सकते हैं। तो ये हमें देखना ही पड़ेगा कि किस कारण मरीज के जो सिम्टम्स हैं या चिन्ह हैं वो किस कारण आ रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि हर मरीज को दोबारा से टीबी हो रही है। ये नष्ट हुए हुए फेफड़े में कई और दिक्कतें भी हो सकती हैं। डॉक्टर साहब, आपने इसका जिक्र किया फंगस का वहां पैदा होना उन गड्ढों में, जो कि टीबी के बाद आपके लंग्स में वो जगह बना ली। तो एक डॉक्टर को, एक आम इंसान को किस तरह पता चलता है कि हाँ ये वो फंगस है जिसकी वजह से मुझे ये हो रहा है? तो देखिए, इसमें सबसे पहले जब भी कोई फेफड़े की दिक्कत होती है तो सारे डॉक्टर इंक्लूडिंग मैं सबसे पहले बलगम का टेस्ट करूंगा, क्योंकि मरीज को सिम्टम्स 2 से 3 हफ्ते या 3 महीने से चल रहे हैं तो मैं भी टीबी ही सोचूंगा। तो सबसे पहले मैं बलगम में टीबी के कीटाणु को देखने की कोशिश करूंगा। उसके अलावा मैं बलगम में फंगस के लिए भी देखना चाहूंगा। उसके अलावा अगर ये टेस्ट नेगेटिव आते हैं तो उसको वहां छोड़ना नहीं है, हमें उसको थोड़ा और कुरेदना पड़ेगा। उसके लिए एक सिंपल ब्लड टेस्ट होता है जिसमें फंगस के लिए खून में एंटीबॉडीज बनती हैं, जिससे हमें पता चलता है कि फंगस वहां बैठी हुई है और काफी टाइम से बैठी है, तभी उसके लिए बॉडी जो है वो एंटीबॉडीज बना रही है। एंटीबॉडी होती है, जैसे शहर में चोर है, उसको पकड़ने के लिए जो पुलिस आती है, तो चोर जो है वो फंगस है, पुलिस जो है वो एंटीबॉडी है, सिंपल लैंग्वेज में। तो वो एंटीबॉडीज बनती हैं तो बहुत सारी पुलिस हमारे खून में आती है, जिसको हम खून के टेस्ट से डिटेक्ट कर सकते हैं। तो जब आपको पता चल गया कि वो एंटीबॉडीज खून में हैं और इस मरीज को फंगस है, जिसका आपने शुरू में जिक्र किया कि एस्परजिलोसिस फंगस है, तो फिर उसके बाद आप
किस तरह उसका इलाज करते हैं और कितना समय लगता है उस इलाज में? तो ये फंगस जो इन्फेक्शन है ये बिल्कुल टीबी के जैसे ही बिहेव करता है। तो पहले हम इसको भी 6 महीने के लिए ही इलाज करते हैं, जो कि खाने की गोली होती है फंगस के लिए, इट्राकोनाजोल, वो देते हैं 6 महीने के लिए। लेकिन अब हमने देखा है कि 6 महीने से ज्यादा 1 साल अगर दवाई दें तो मरीज को जो इसका बेनिफिट है वो ज्यादा होता है। तो अब हम इसको 1 साल के लिए कम से कम देते हैं और 1 साल पे फिर देखते हैं कि क्या फंगस पूरी तरह से खत्म हुई है कि नहीं हुई है। तो 100 में से 80 लोगों में फंगस खत्म हो जाती है, मरीज को बहुत आराम आता है। पर 20 लोग ऐसे भी होते हैं जिनको नहीं आराम आता है, तो उनको फिर हम थोड़ा और समय तक दवाई देते हैं, अगले और 6 महीने के लिए, या कई मरीजों को 2 साल के लिए। तो ये देखकर ही मालूम चलता है कितना देना, बट मेजॉरिटी में 1 साल का इलाज देना जरूरी है। डॉक्टर साहब, जब फंगस का 1 साल में इलाज हो गया, उसके बाद जब फंगस ठीक हो गई, लेकिन वो जो गड्ढे बने थे लंग्स में वो तो फिर भी वही हैं, तो इसका मतलब फिर वो इन्फेक्शन हो सकती है? बिल्कुल हो सकता है, और अनफॉर्चुनेटली उन गड्ढों को हम भर नहीं सकते हैं। बट जब हम एक बार फंगस को साफ कर देते हैं तो दोबारा फंगस को ग्रो करने में थोड़ा टाइम लगता है, और उससे पहले वही सिम्टम्स मरीज को आने शुरू हो जाते हैं। और कई बार ये भी हमने देखा है कि एक बार जब साफ कर दिया तो बॉडी की इम्यूनिटी थोड़ी ऊपर आ जाती है। काफी टाइम से जो फंगस ने शरीर को हमारा बिजी कर रखा होता है, तो जब वो थोड़ा फ्री होता है तो बॉडी रिकवर करती है, नेचुरल इम्यूनिटी आती है, तो जनरली वो थोड़ा बहुत क्लियर भी करना शुरू कर देती है, खासकर जब फंगस का लोड है वो कम हो जाता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि 100 में से 100 मरीजों को फंगस की दवाई की जरूरत पड़ती है, कई बार वो बॉडी की इम्यूनिटी खुद ही उसको खत्म भी कर देती है। तो ये एक बार इलाज करने के बाद, इसीलिए हम 1 साल दवाई देने के बाद बंद कर देते हैं और फिर देखते हैं मरीज कैसे रिस्पॉन्ड करता है। उसको हर 3 महीने पे हम बुलाकर देखते हैं, और अगर हमें लगता है कि नहीं दिक्कत दोबारा से आ रही है, या कोई भी हमें ऐसा लक्षण लगता है सीटी पे या एक्सरे पे कि शायद फंगस ग्रो कर रही है, तो हम वहाँ प्रोएक्टिवली ट्रीट कर देते हैं, चाहे मरीज को सिम्टम्स हो या ना हो। तो इसका मतलब बहुत जरूरी है कि कुछ समय बाद ऐसे मरीजों को डॉक्टर को दिखाते रहना चाहिए। आई थिंक जो जिनके फेफड़ों में कुछ पहले से ही दिक्कत है, जैसे काला दमा, और जैसे फेफड़ों में गड्ढे बनते हैं जिसको ब्रोंकिक्टिसिस कहते हैं, और जो टीबी वाले मरीज जिनके अंदर एक्सरे पे या सीटी पे कुछ लक्षण रह जाते हैं इलाज करने के बाद, उनको हमें इस बीमारी के लिए देखना चाहिए। टीबी के जो मरीज हमारे ठीक हो जाते हैं, उनको एक्सरे में अगर इलाज करने के बाद कुछ लक्षण है कि टीबी छोड़ गई है निशान, उसको हमें एक बार जरूर 6 महीने पे और फिर 1 साल पे जरूर देखना चाहिए, एक्सरे रिपीट करके। अगर उसमें कोई दिक्कत लग रही है कि वो गड्ढा जो है वो भरना शुरू हो रहा है, या उसमें कुछ फंगस की बॉल दिख रही है, तो उसे हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल से हर 6 महीने में या इनिशियल 1 साल के लिए हम उसको 6 महीने पे देख सकते हैं। डॉक्टर साहब, ऐसे मरीज जिनको पहले टीबी हुई थी फिर वो ठीक हो गए, क्या उनके लिए जैसे कहते हैं कि स्टीम लेना, डीप ब्रीदिंग करना, इन चीजों से भी कुछ फायदा होता है? ऐसा कुछ है नहीं, बट क्योंकि इसका हमने कभी अध्ययन करा नहीं है। स्टीम जनरली हो सकता है वो नुकसानदायक भी हो, क्योंकि जब गर्म स्टीम अंदर जाती है तो वो हमारे जो अंदर सांस की जो लेयर होती है सेल्स की, उसमें एक झाड़ू होता है जो बलगम को बाहर फेंकता है, तो हो सकता है वो झाड़ू को डैमेज कर दे। वो ये हमें मालूम नहीं है। स्टीम डेफिनेटली जब हमारे नाक बंद होते हैं उसमें थोड़ी हेल्प करती है, क्योंकि जो सूजन होती है उसको कम कर देता है, बट उसके अलावा स्टीम का रोल फेफड़े की दिक्कत में बहुत ज्यादा नहीं है। साइनस की प्रॉब्लम में डेफिनेटली है, क्योंकि वो थोड़ी इन्फ्लेमेशन को कम करता है, बट लंग्स में हो सकता है डैमेज करे, तो वो हम एडवाइज नहीं करेंगे अभी तक जो हमारी नॉलेज है। हो सकता है आगे जाके हमारी नॉलेज इंप्रूव हो, हमें और अच्छा मालूम चले, हो सकता है स्टीम बेनिफिशियल हो, बट अभी जो नॉलेज है उस पे कहना मुश्किल है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो है, अगर आप मुझसे पूछें तो योगा काफी हेल्पफुल होता है, किसी भी दिक्कत में वो कर सकते हैं आप, उसमें कोई हार्म नहीं है। जैसे वो कहते हैं कि प्राणायाम करने से आपकी लंग स्पेस बढ़ती है, तो क्या एक अपनी जिंदगी में हर इंसान को प्राणायाम सुबह शाम कर लेना चाहिए? एक्सरसाइज का तो कोई हार्म नहीं है, फायदा हो या ना हो वो कहना मुश्किल है, बट हार्म नहीं है अगर आप विद इन लिमिट्स कर रहे हैं। जैसे अगर आप कंफर्टेबल हैं करने में, आपको अच्छा लगता है, तो आपको जरूर एक्सरसाइज करनी चाहिए, चाहे वो योगा हो, चाहे वो वॉकिंग हो या जॉगिंग हो, किसी भी तरह का जो एक्सरसाइज है वो हमेशा अच्छा ही रहता है, तो इसमें कोई हार्म नहीं है एज फार एज आप अपनी लिमिट में कर रहे हैं। ये ना हो कि आप अपने शरीर को कष्ट दे रहे हैं और फिर कर रहे हैं, तो वो उस दौरान वो हार्म कर सकता है, बट एक्सरसाइज एज अ जनरल मेरे ख्याल से फायदा ही करती है।
तो डॉक्टर साहब, इस फंगस के, इस एस्परजिलोसिस के कोई खास सिम्टम्स भी हैं भी जिस पे लगे मरीज को भी पता चले कि हाँ ये हो सकता है? देखिए, जो हमने मरीज देखे हैं उनमें सबसे कॉमन दिक्कत होती है खांसी, जो कि 3 से 4 महीने से चल रही होती है। वजन जो है वो बढ़ नहीं रहा होता या कम होता जा रहा है। शरीर में ताकत नहीं लगती, ऐसे लगता है कि थका थका है। बलगम आती है बहुत ज्यादा, छाती में दर्द होता है और बलगम में बीच बीच में खून आता है। अगर ऐसे लक्षण हैं तो ये फंगस का इन्फेक्शन हो सकता है या टीबी हो सकता है। वो हमें आगे इन्वेस्टिगेट करके ही मालूम चलेगा, बट ये लक्षण जनरली हमने देखे हैं। तो डॉक्टर साहब, कोई ऐसा तरीका भी है कि इंसान उससे बच सके, कुछ प्रिवेंटिव अपनी जिंदगी में लाइफस्टाइल ऐसा रखे कि ऐसा हो ही ना? इसके लिए जैसे हम साफ सफाई मेंटेन करके रख सकते हैं। जो ह्यूमिड एनवायरनमेंट है उसको अवॉइड करें। खासकर जब हम कटाई होती है फसल की, उस दौरान अगर मुंह पे मास्क लगाएं या कपड़ा लगा के रखें, या घर में जब झाड़ू लग रहा है। और कई बार ऐसा होता है दीवारों में सीलन होती है, उसको हम इग्नोर कर रहे होते हैं। उस सीलन से कई बार हमें एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकती है बॉडी में, लंग्स में अस्थमा हो सकता है। तो वो सब चीजों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। एनवायरनमेंट को एज अ होल तो हम बहुत ज्यादा नहीं कर सकते, बट जो हमारे हाथ में है, साफ सफाई घर में रखें, मिट्टी को अवॉइड करें, यही सब चीजें हैं सर। डॉक्टर साहब, टीबी का मरीज जो ठीक हो गया है, ठीक होने के बाद अगर वो रोज मास्क पहनता है तो क्या उससे ये क्रॉनिक पल्मोनरी एस्परजिलोसिस फंगस होने के चांसेस कम होते हैं? थ्योरेटिकली हो सकते हैं, होंगे या नहीं कहना मुश्किल है, क्योंकि ये इसका अध्ययन करना पड़ेगा। टीबी के कुछ मरीजों को मास्क लगा के रखना पड़ेगा और कुछ को नहीं लगाना पड़ेगा, और फिर हम 2 साल पे देखेंगे कितनों को हुआ इस ग्रुप में और कितनों को नहीं हुआ उस ग्रुप में। वो तो तभी पता चलेगा। बट अगर थ्योरेटिकली आप मुझसे पूछो तो बिल्कुल कुछ तो फिल्टर करेगा वो। फंगल स्पोर्स का कितना करेगा ये मालूम नहीं मुझे, बट कुछ तो फर्क पड़ना चाहिए। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम के आखिर में आप हमारे सभी श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो अपनी जिंदगी में किस तरह का लाइफस्टाइल रखें ताकि चेस्ट में, छाती में होने वाली बहुत सी बीमारियां जिनका हमने जिक्र किया, COPD, दमा, फंगस, इन सभी से वो बच सकें? 2-3 चीजें बोलूंगा। एक, बीड़ी हुक्का बंद कर दीजिए अगर आप पी रहे हैं। छोड़ना मुश्किल होगा बट छोड़ दीजिए। दूसरा, मास्क लगा के रखिए, वो बहुत जरूरी है आपकी सेहत के लिए। तीसरा, जो महिलाएं घर में चूल्हे पे खाना बनाती हैं वो बंद कर दीजिए। अगर हम ये 3 डिफरेंस ले आए अपनी लाइफस्टाइल में, आई थिंक उससे बहुत हमारे जो चेस्ट के डिजीज हैं वो थोड़े कम हो जाएंगे, उसमें ठीक रहेगा। मास्क से ये भी फायदा होगा कि जैसे एक टीबी का मरीज है वो मास्क लगाएगा तो दूसरे लोगों को देने में वो थोड़ा कम हो जाएगा। और अगर हम 2 लोग मास्क लगा रहे हैं तो वो इन्फेक्शन जिसने लगाया है और उसको बीमारी नहीं है, और जिसने लगाया है और उसको बीमारी है, दोनों को ही फायदा होगा। तो एक मास्क प्रिवेंट कर सकता है, बीड़ी हुक्के का सेवन बंद कर दीजिए और चूल्हे पे खाना बनाना बंद कर दीजिए। ये 3 चीजें करेंगे तो फर्क पड़ेगा। डॉक्टर इंद्रपाल सिंह सहगल, आप हमारे FM लाइफलाइन कार्यक्रम में आए और आपने छाती में यानी चेस्ट में होने वाली अनेक तरह की समस्याओं के बारे में इतना विस्तार में हमें जानकारी दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। श्रोताओं, इसी के साथ ही अपने साथी संजीव दोसांझ को कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की इजाजत दीजिए। इस कार्यक्रम में हमें तकनीकी सहयोग दिया हमारे इंजीनियर आकाश भारद्वाज। नमस्कार। FM लाइफलाइन, लाइफलाइन, लाइफलाइन।